हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके तिवारी स्टडी आईक्यू। गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन है इसमें जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, और सारा जो बुक है उसको आप खुद से रीड करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्या है डिफिनीशन जैव प्रौद्योगिकी की? जैव प्रौद्योगिकी कहते किसे हैं? तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों, जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है। ठीक है, जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी आदि का अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी जो है जीवों के जैविक पदार्थों से एक प्रकार उत्पाद जो किस तरह से अपने वांछित पदार्थ मानव कैसे मतलब प्राप्त करे, यही है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पदार्थों से, जीवों के जैविक पदार्थों से लाभ उठाया जा सके, ये इसी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है जैव प्रौद्योगिकी शब्द। तो ये जो सारे टॉपिक मैंने दिए हैं, ये सारे टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपको ज़रूर स्टडी करना है। ठीक है, क्या है? जैव प्रौद्योगिकी शब्द को सर्वप्रथम कार्ल इरके वैज्ञानिक ने दिया था। जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है उसको सर्वप्रथम कार्ल इरके वैज्ञानिक ने दिया। जैव प्रौद्योगिकी जीवों के डीएनए में हेरफेर करने का विभिन्न तरीकों से विशिष्ट कार्य हेतु उपयोग करने का विज्ञान है। मैंने क्या बताया आपको कि जैव प्रौद्योगिकी जीवों के डीएनए में हेरफेर करने, मतलब उसको डीएनए को नए डीएनए को ट्रांसफ़र करवा के और डीएनए का प्रतिकृतिकरण, मतलब कई सारे डीएनए का निर्माण करके और उनका उपयोग करके विशिष्ट कार्य हेतु, ठीक है, जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। आगे है विभिन्न संगठनों ने जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया है। जो अलग अलग प्रकार के संगठन हैं, विश्व स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं जैव प्रौद्योगिकी की दी हुई हैं। तो हम देखेंगे कि आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो इसके अनुसार जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर जैविक कारकों से उपयोगी उत्पाद एवं सेवा प्राप्त करने का विज्ञान है। सबने घूम घुमाकर बात एक ही कही है कि जैव प्रौद्योगिकी जो है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर, मतलब वैज्ञानिक कारकों का उपयोग कर, यंत्रों का उपयोग करके जैविक कारकों से, जीवों के पदार्थों से उत्पाद एवं सेवा प्राप्त करने का विज्ञान है। इच्छानुसार वांछित पदार्थ, उत्पाद एवं सेवा जो है प्राप्त करने का विज्ञान है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनके अनुसार क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कहते हैं, मतलब ये कंपनी जो है बताती है, इसके अनुसार जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, अभियांत्रिकी के ज्ञान तथा प्रयोग कर सूक्ष्म जीवों को संवर्धित ऊतक कोशिकाओं एवं इनके कोशिकांग में इनकी क्षमता का लाभ उठाने का विज्ञान है। सही बात है, ये भी बात तो वही है ना कि इनकी जो है जीवों की कोशिकाओं, सूक्ष्म चीज़ों से जो है लाभ उठाया जा सकता है। जीवों की कोशिकाओं से मनुष्य लाभ उठाता है, इसको बायोटेक्नोलॉजी इनके अनुसार। IUPAC ने भी डिफिनेशन दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो IUPAC के अनुसार जो है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अनुसार क्या है?
जैव प्रौद्योगिकी, तो इसके अनुसार जो है बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि औद्योगिक क्रियाओं, उत्पादों तथा वातावरण पर जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी एवं रासायनिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इन्होंने भी वही बात कही है। आगे बढ़ेंगे। भारत में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही विशेष है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। केंद्र सरकार ने 1882 में केंद्र सरकार ने सन 1882 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिकी निगम की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पे जो भारत में क्या हुआ कि 1882 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम की स्थापना कब हुई? 1882 में। नेक्स्ट है भारत में जैव प्रौद्योगिकी का केंद्र। तो भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी का केंद्र कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। और दूसरा है एम्स दिल्ली, एम्स जो कि बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र क्या है? आगे बेंगलुरु। ठीक है, अब है हेडिंग हमारा है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। हमने जान लिया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। अब हमें पढ़ना है कि इसके सिद्धांत क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके द्वारा कोशिकाओं की आनुवांशिक रूपरेखा को परिवर्तित किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए के निर्माण हेतु वांछित जीन को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद इस डीएनए खंड को डीएनए लाइगेज द्वारा दूसरे डीएनए अणु के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। मतलब जो डीएनए हमें मतलब बनाना होता है, जो डीएनए का निर्माण करना होता है, उस डीएनए को प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, इसे जैविक कैंची भी कहते हैं, इससे डीएनए को अलग करके फिर नए खंड को वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है और जिससे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल नया होता है। नया नहीं, मतलब जिस तरह की डीएनए बनाने की हमारी इच्छा होती है उस तरह का डीएनए बनता है। नोट पॉइंट है, देखेंगे। दो भिन्न जीवों के डीएनए को संयुक्त रूप से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए उत्पन्न किया जाता है। इस तकनीक को डीएनए पुनर्योगज तकनीक कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है। ठीक, तो इसमें डिफिनीशन यही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो दो भिन्न जीवों के डीएनए को संयुक्त रूप से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए उत्पन्न किया जाता है। इस तकनीक को डीएनए पुनर्योगज तकनीक कहते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी सहायक तकनीक, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी जो सहायक तकनीकें क्या है, तो देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी कुछ तकनीक का योगदान होता है। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुछ तकनीकों का योगदान होता है, जैसे पहला है रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है, जानेंगे इसके बारे में। इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीव को कोशिका में वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, एंजाइम आदि प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, सेकेंड पॉइंट है इसका, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो इसके अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा या घटाया ठीक किया जाता है। ठीक,
जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होता है उसमें अगर डीएनए में कोई प्रकार की खराबी है, कमी हो गई है उसके जीन में, तो उसको हटाया जा सकता है या फिर उसमें नए डीएनए को जोड़ा जा सकता है। यही इसका आशय है। इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को और क्या कहते हैं कि टेलरिंग ऑफ डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है उसमें कौन कौन से जो है साधन प्रयोग किए जाते हैं, तो देखेंगे। हेडिंग हमारा क्या है, सॉरी पीछे चला गया स्लाइड, एक मिनट। हाँ, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी का सहायक तकनीक है जिसके द्वारा किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई साधन प्रयोग किए जाते हैं। जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अगर किसी के डीएनए को काट के जोड़ना होगा, इतना छोटा होता है डीएनए, फिर उसको काट के उसमें और डीएनए का कोई छोटा सा भाग जोड़ना होगा, तो उसके लिए सोचिए कितना वो होता होगा। तो उसके लिए कई प्रकार के साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब है, फर्स्ट है एंजाइम। एंजाइम का प्रयोग करते हैं। वाहक, क्लोनिंग, वेक्टर का प्रयोग करते हैं। आगे एंजाइम। अब एंजाइम क्या है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक में एंजाइम जैसे विदलन एंजाइम, लैन एंजाइम, संयोजक एंजाइम और संश्लेषी एंजाइम तथा क्षारीय फॉस्फेटेज का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम को याद रखेंगे, ज्यादातर पूछता है एंजाइम। ठीक है। विदलन एंजाइम। अब विदलन एंजाइम क्या है, क्लीवेज एंजाइम जिसको कहते हैं। ठीक है गाइस, विदलन एंजाइम डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करता है। विदलन एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। जो विदलन एंजाइम होते हैं, क्लीवेज एंजाइम, वो 3 प्रकार के होते हैं। क्लीवेज एंजाइम आर 3 टाइप्स। ठीक, क्या होता है, एक्सोन्यूक्लिएज। ये सब जो एंजाइम के नाम मैं बोल रही हूँ उसको आप याद कर लीजिए, अभी आगे पढ़ेंगे इनके कार्य क्या है। एक्सोन्यूक्लिएज, एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी। एक्सोन्यूक्लिएज है, सेकेंड है एंडोन्यूक्लिएज, थर्ड है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। आगे बढ़ेंगे। एक्सोन्यूक्लिएज। अब एक्सोन्यूक्लिएज क्या है, तो ये एंजाइम डीएनए के अणु या 5 या 3 से एंडोन्यूक्लियस को पृथक करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को पृथक करते हैं, सॉरी। जो ये एंजाइम होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ये जो होते हैं क्या करते हैं कि डीएनए अणु के 5' या 3' सिरे से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करता है। क्योंकि डीएनए जब नए आरएनए का निर्माण होता है तो फिर डीएनए को आरएनए को पृथक करना पड़ता है डीएनए से। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस सेकेंड है, जो एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम जो होता है डीएनए अणु को मध्य में काटता है। इसे जो है डीएनए एंजाइम को इसको मध्य से काट देता है एंडोन्यूक्लियस। और नेक्स्ट है, थर्ड है जो हमारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो इस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं। जो अगर पूछ सकता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए के विशिष्ट स्थान विलोम पद को काटता है। ठीक, ये जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जहाँ पे हमें नया डीएनए जोड़ना होता है, वो विशिष्ट स्थान, विशिष्ट जगह पे डीएनए को काटता है। नेक्स्ट है, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा कुछ डायग्राम है, इनको आप देख लेंगे। ठीक है। वेक्टर डीएनए है, यहाँ पे डीएनए ऐड करते हैं। ई कोलाई जो है, ये जो सारा डायग्राम है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया में जो है प्रवेश कराने का, मतलब डीएनए, नया डीएनए का निर्माण करने का जो है प्रोसेस है। इसको देख लेंगे आप, चित्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विलोम पद। विलोम पद किसे कहते हैं, तो विलोम पद डीएनए अणु के ऐसे अनुक्रम होते हैं जिसमें
जिसमें पढ़ने का अभिविन्यास समान होते हैं, अर्थात दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं पढ़ने पर समान अभिविन्यास होता है। मतलब विलोम पद जो होता है, अगर ये जैसे डीएनए के जो क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक GAATTC है, अगर 5' to 3' तो 3' to 5' होगा CTTAAG। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नोट पॉइंट है, देख लेंगे। गाइस जो नोट पॉइंट यहाँ पे है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, हाथ से लिखा गया है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें कोई फालतू चीज़ें नहीं है, जो है वो बोर्ड एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक डीएनए और विदेशी डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता है क्या है कि डीएनए और विदेशी डीएनए, वाहक डीएनए और विदेशी डीएनए। अब यहाँ पे वाहक डीएनए क्या है? वाहक डीएनए जिसको जीन में प्रवेश कराना है, और विदेशी डीएनए जो डीएनए जिसको मतलब जो चाहिए हमको डीएनए। विदेशी डीएनए जो होता है, वाहक डीएनए जिसको भेजना है, ठीक है, जिसको हमें चाहिए, जिस तरह का डीएनए जिसे बनाना है, वो डीएनए वाहक डीएनए कहलाएगा। विदेशी डीएनए जो होगा जिसकी सहायता से हम उसको प्रवेश करवाएंगे। ठीक, तो क्या होता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक डीएनए और विदेशी डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नोट पॉइंट एक और है सॉरी गाइस। नोट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी वाहक डीएनए और विदेशी डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा जाता है। एक ही बात है, वही बात है। ठीक है, 2 बार स्लाइड में लग गया है, सॉरी। आगे बढ़ेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है उनका नामकरण। तो प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण का पहला वर्ण जीव के वंश तथा दूसरा एवं तीसरा वर्ण जो होता है जीव के जाति, और चौथा वर्ण प्रभेद के पहले वर्ण को अंतिम वर्ण रोमन अंक को दर्शाता है। जैसे ई कोलाई हाँ, इको RI है, इको RI। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एंजाइम टूटे हुए डीएनए को खंडों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, ये क्या करता है कि जो डीएनए के टूटे हुए खंड होते हैं उनको जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे। क्या है, संश्लेषी एंजाइम। तो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम को संश्लेषी एंजाइम कहते हैं। ये जो है गाइस स्मार्ट नोट्स है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जितनी मिलेगी उतने में आपको समझ आ जाएगा कि टॉपिक है क्या। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और फोकस करेंगे स्टडी पर और समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। इस एंजाइम की सहायता से डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इस एंजाइम की सहायता से डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। और फिर है प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज। संश्लेषी एंजाइम जो है, ये दो है शायद। तो प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। जो प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इसकी सहायता से आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे। क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम, इनका उपयोग डीएनए के 5' सिरे से फास्फेट समूह को हटाने के लिए किया जाता है, जिसे पुनः डीएनए के सिरे से जुड़कर वृत्ताकार डीएनए का रूप धारण न कर ले। ठीक है, आगे बढ़े। क्लोनिक वाहक क्या है? वाहक गाइस, ये टॉपिक जो हमारा है ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है इसको आप ध्यान से एक बार रिवीजन कर लें। और गाइस अगर एक इम्पॉर्टेंट है बात कि अगर जो वीडियो क्लियर ना हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।